हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विजन आईएएस पीटी 365 का अपडेटेड पार्ट 1, जिसमें हम फरवरी से लेके अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा पॉलिटी का करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स और एनवायरमेंट वाला करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर का, क्योंकि इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अधिकतर करंट अफेयर से या बजट से बनते हैं। क्लियर है इतना? अब इकोनॉमी का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इकोनॉमी में कितने टॉपिक हैं। टोटल 8 टॉपिक्स, आई थिंक 11 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में और बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ये फाइनेंस कमीशन जो पॉलिसी बनाता है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, देखो 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। ये 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट क्या होता है, देखो एक फाइनेंस कमीशन जो होता है वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 5 साल में एक बार अपॉइंट किया जाता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया गया है वो 15th नंबर का है। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अभी ये जो नंबर है वो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है वो और अपॉइंट किया गया है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और ये फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 280 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 280 में आता है। और कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं कमीशन के। पहले तो जो भी नेट प्रोसीड्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट इनको रेफर करेगा उसको प्रोसीड करेंगे, ये उसका उसके बारे में देखेंगे। और डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड, किसको ग्रांट इन एड देनी चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करता है, जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। पहला है सेंटर, दूसरा स्टेट और तीसरा है लोकल बॉडी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो उनको लोकल बॉडीज को रिसोर्सेज पहुंचाने का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। क्लियर है? अब देखिए ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक सेकेंड देखिए, 15th फाइनेंस रिलीज रिपोर्ट विच वाज रिसेंटली टेबल्ड इन दी पार्लियामेंट। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जिसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में। कौन टेबल करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब फाइनेंस कमीशन होता क्या, देखो पहले आप फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लीजिए। 15 फाइनेंस कमीशन को कौन चेयर कर रहा है, इसके जो चेयरमैन है 15 फाइनेंस कमीशन के, वो है मिस्टर NK सिंह। और रिपोर्ट का टाइटल इन्होंने दिया है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ठीक है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है इस वजह से फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स इन्होंने रिपोर्ट का टाइटल दिया है। कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट सबमिट की हैं। एक जो रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के लिए। और फाइनल रिपोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन देगी 2021 से 2026 के लिए। मतलब ये 5 साल प्लस 1 साल, 6 साल का इनका टोटल पीरियड है। और ये फर्स्ट एवर कमीशन बन गया है जिसने रिकमेंडेशन दी है 6 इयर्स की, दैट इज 2020 से लेके 2026 तक। अभी तक ऐसा कोई कमीशन नहीं बना जिसने 6 साल की रिकमेंडेशन दी हो। अभी तक जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो सिर्फ 5 साल की होती है। 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन इस बार क्या हो गया है, 6 साल के लिए हो गया है। अब हाउ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 15 फाइनेंस के कमीशन वे डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ये वाला जो है वो प्रीवियस कमीशन से कैसे डिफरेंट है, तो पहला इसने फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप दिया है। देखो, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल के बारे में डिस्कस करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल होता क्या है। फिस्कल का मतलब होता है टैक्सेस। क्या मतलब होता है, टैक्सेस या कोई भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसको गवर्नमेंट इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो फिस्कल दो पॉलिसी आपने न्यूज में सुनी होगी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी।
जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको कौन बनाता है, तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के थ्रू फिस्कल पॉलिसी बनती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको सेंट्रल बैंक बनाता है, जैसे कि हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो जितनी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, ठीक है, इन सारी चीजों से, इंटरेस्ट रेट हो गया और जो भी मनी का सर्कुलेशन करना है उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनेगी वो मॉनेटरी पॉलिसी में आएगी। आप बस इतना याद रखिए, मॉनेटरी मतलब मनी, ठीक है, फिस्कल मतलब टैक्सेस। तो फिस्कल का जो भी चीज होती है वो किसके हाथ में होती है, लेजिस्लेशन के हाथ में होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्लियर? क्योंकि इसमें उसी पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है ना, उसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के पास जो भी मनी आई है या जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करना चाहता है, जो भी मनी इकट्ठा हुए है टैक्स के थ्रू, और जो भी बाकी स्पेंडिंग्स जो मनी आई है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है, वो फिस्कल पॉलिसी के अंडर में आता है। क्लियर है? तो पहला जो है वो है फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप। इसमें कमीशन ने बोला है, आस्क्ड Commission asked to review the current finances of both the state and the central government and recommended a fiscal consolidation road map. तो इसमें है ना, कमीशन ने बोला है कि आपको सबसे पहले रिव्यू करना है जो भी करंट फाइनेंसेस है, किसके, स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और फिर उसके हिसाब से फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप बनाना है, जिसके, इसका मतलब है कि उन्होंने टोटली क्या बोला है, फिस्कल मैनेजमेंट करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है, फिस्कल मैनेजमेंट करने के लिए बोला है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। इसमें क्या बोला है, कमीशन ने बोला है कि आपको इवैल्यूएट करना है कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंक्लूडिंग द नीड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द पॉसिबल लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द 5 ईयर। और एक तो आपको इवैल्यूएशन करना है जीएसटी का, साथ में ये भी देखना है कि जो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन था वो पॉसिबल लॉस ऑफ रेवेन्यू 5 ईयर्स के लिए। आपको पता हो तो जीएसटी में ऐसा बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्टेट गवर्नमेंट अगर जीएसटी लगाएंगी तो उनको जो भी लॉसेस होगा उसका कंपेंसेशन कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट्स को, ठीक है, 5 साल के लिए। इसलिए एंड अबॉलिशन ऑफ नंबर ऑफ सेशेस, और जो जितने भी सेशेस लगाए हैं, एक्स्ट्रा सेशेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स उसको हम बोलते हैं सेशेज। तो जो भी सेशेस लगाए हैं उनको भी हमको क्या करना है, अबॉलिश करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में कमीशन ने 3 चीजें बोली है। पहले तो आपको जीएसटी के इम्पैक्ट को असेस करना है, दूसरा देखना है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और पॉसिबल लॉस क्या क्या हुए रेवेन्यू में, फिर तीसरा आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ जो सेसेस है उनको अबॉलिश करना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव। मतलब जो भी परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स है उनको मेजर करना है। कैसे कि जो भी कमीशन ने बोला है कि प्रपोजिंग ऑफ मेजरेबल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर दी स्टेट्स, जो भी स्टेट्स को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स लिए उनको प्रॉपरली मेजर करना है एट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन एरियाज लाइक, जो भी गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएट एरियाज है जैसे कि डीपनिंग ऑफ टैक्स नेट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और उसके हिसाब से क्या क्या स्टेट को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उन सबको मेजर करना है। दूसरा, यूजिंग 2011 पॉपुलेशन अगेंस्ट 1971 पॉपुलेशन डेटा। पहले जो था वो 1971 का पॉपुलेशन डेटा यूज करते थे, अब 2011 का पॉपुलेशन डेटा जो है वो यूज करने का रिकमेंडेशन दिया है फाइनेंस कमीशन ने। ये ट्रिकी है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा अपोजिशन आ रहा है, कहाँ से, सदर्न स्टेट से 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज करने के लिए। अब इसके अलावा और क्या यूनिक डिमांड्स हैं, तो पहला है क्रिएशन ऑफ नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड। इन्होंने बोला है कि आपको नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड बनाना चाहिए, मतलब डिफेंस के लिए जो अलोकेट किया जाना वो लैप्सेबल नहीं होना चाहिए, बच गया वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड। रिव्यूइंग द प्रेजेंट अरेंजमेंट को रिव्यू करना है। किसका प्रेजेंट अरेंजमेंट, फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स है उनको कैसे फाइनेंस किया जाता है, उनका क्या अरेंजमेंट है, उनको रिव्यू करने के बारे में बोला गया है। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर 2021 से 2026 के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है उसके ऊपर पूछा है।
तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट है वर्टिकल डिवोल्यूशन। कमीशन ने बोला है, रिकमेंड किया है कि जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है उसको 41% पे मेंटेन करना चाहिए। इसके पहले वाली जो फाइनेंस कमीशन थी, 14th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने 42% बोला था वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे स्टेट्स है ना, सेंटर जो होता है स्टेट्स को कुछ शेयर देता है, तो उसमें से 42% शेयर हम मिल रहे थे अभी तक स्टेट को, 41% शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 1% का एडजस्टमेंट है वो किस में किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिसको नया यूनियन टेरिटरी बनाया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, उनके डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो 5 ईयर पीरियड इज एक्सपेक्टेड। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आएगा 5 साल के पीरियड के लिए वो 135.2 लाख करोड़ आना चाहिए। इसमें से आउट ऑफ दैट डिविजिबल पूल एस्टिमेटेड टू बी 103 लाख करोड़। मतलब डिविजिबल पूल का मतलब क्या होता है, सारे सेसेस, सरचार्ज और जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन उसको हटा दे तो इतना 103 लाख करोड़ का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आना चाहिए, ऐसा इन्होंने एस्टिमेट किया है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो होता है ना वो 3 प्रिंसिपल पे मेनली होता है, नेमली नीड ऑफ द स्टेट्स, इक्विटी अमंग स्टेट्स और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। ये तीनों के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है। अब ये क्या करता है, ये सारे 3 प्रिंसिपल को बैलेंस करने के लिए 6 क्राइटेरिया यूज करती है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। पहला, इनकम डिस्टेंस कितनी है, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, ये जो पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एंड द फिस्कल ट्रांसफर कैसा है, इसके बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाता है। अब नेक्स्ट है ग्रांट्स टू दी स्टेट्स। स्टेट को कैसे ग्रांट दी जाती है, पहली जो ग्रांट होती है वो होती है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब पता है ना आपको, कमी होना, मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपको 100 रुपीज स्पेंड करने थे लेकिन आपने कितने कर दिए, 120 रुपीज स्पेंड कर दिए, ठीक है। तो ये 20 रुपए का क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब ये जो डेफिसिट है उसको 17 स्टेट विल रिसीव ग्रांट्स वर्थ रुपीज, 17 स्टेट्स को दी गई है 2 लाख करोड़ की, ठीक है। अब इसके बाद होती है दूसरी ग्रांट जो है वो है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, सॉरी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट में 1.3 लाख करोड़ दिया गया है स्टेट्स को। किस सेक्टर स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, या कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो ग्रांट दी जाती है उसको हम बोलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। ये जो ग्रांट होती है वो परफॉर्मेंस लिंक्ड होती है, मतलब जैसे उन्होंने 20% आपको ग्रांट दे दी है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 100 रुपीज आपको देने का उन्होंने बोला है तो उसमें से 20 रुपीज आपको दे दिए हैं। अगर आपने 20 रुपीज में से 15 रुपीज का भी अगर काम किया होगा तो आगे की जो इंस्टॉलमेंट है 20 रुपीज या 40 रुपीज वो आपको मिल जाएगी। अगर आपने 20 रुपीज में से 2 रुपए का भी काम नहीं किया तो आपको वो जो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी अगली ग्रांट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, मतलब पर्टिकुलर स्टेट के लिए दी गई है तो 0.5 लाख करोड़ के लिए दिए गए हैं। ये किस लिए दिया जाता है, पर्टिकुलर स्टेट में कोई सोशल नीड है या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स होती है। फिर होती है ग्रांट्स टू द लोकल बॉडीज, वहां की लोकल बॉडीज को ग्रांट देना, तो 4.36 लाख करोड़ की ग्रांट दी गई है। ये जो ग्रांट होते हैं ये भी कैसी होती है, परफॉर्मेंस लिंक्ड होती है। नेक्स्ट है ग्रांट्स टू द लोकल बॉडी अदर देन दी हेल्थ ग्रांट, मतलब हेल्थ ग्रांट्स के अलावा और कौन कौन सी ग्रांट्स दी गई हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग स्टेट्स, ये किसके बेसिस पे की जाती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, एंड 90% एंड 10% वेटेज होता है रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो नो ग्रांट्स विल बी रिलीज टू द लोकल बॉडीज ऑफ अ स्टेट आफ्टर मार्च 2024। कोई भी ग्रांट रिलीज नहीं की जाएगी लोकल बॉडीज को आफ्टर मार्च 2024 इफ द स्टेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगर स्टेट अपना खुद का फाइनेंस कमीशन नहीं बनाता है तो कोई भी ग्रांट रिलीज नहीं की जाएगी लोकल बॉडीज को मार्च 2024 के बाद में, ठीक है। ये इन्होंने सजेस्ट किया है फाइनेंस कमीशन में। फिर आती है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी कॉस्ट शेयरिंग की जाती है, सेंटर एंड स्टेट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स बनाए जाते हैं। कॉस्ट शेयरिंग जो होती है वो 90:10 के रेशियो में होती है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है अर्थक्वेक आने के,
क्लाउड बर्स्ट होने के, तो 90:10 का होता है, मतलब 90 जो होता है वो सेंटर देगा और 10% जो है वो कौन देगा, स्टेट्स देंगे। 75:25 होती है ऑल अदर स्टेट्स के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है, वहां पे कोई फ्लड आ गया है, ऐसी कुछ हो गया, तो वहां पे 75% डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन देगा, सेंटर देगी, 25% जो है स्टेट्स देंगे, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड विल हैव अ कॉर्पस ऑफ रुपीज 1.6 लाख करोड़, इतना कॉर्पस होना चाहिए। सेंटर का जो शेयर होता है वो 1.2 लाख करोड़ है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज, नई जो सिटीज बन रही है उनके लिए भी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि वो क्या देगा, पैसे देगा इंक्यूबेशन के लिए। तो 8,000 करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा है नई सिटीज के लिए, और रुपीज 1,000 करोड़ जो है वो हर सिटी को मिलना चाहिए। ऐसी टोटल 8 न्यू सिटीज बन रही हैं जिसको 1,000 करोड़ देना चाहिए, इसलिए 8,000 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा है स्टेट को, जो न्यू सिटीज के इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है। इनका जो फोकस होगा वो किस पे होगा, अर्बन ग्रांट्स पे होगा, मिलियन प्लस जो सिटीज हैं उनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और मेटिंग द सर्विस लेवल बेंचमार्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब ये जो नई अर्बन सिटीज है जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, वहां पे क्या इम्प्रूव करना है इनको, एयर क्वालिटी इंप्रूव करना है, दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है, ठीक है। इसके लिए ये ग्रांट दी जाएगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो है टोटल ट्रांसफर, टोटल ट्रांसफर में टोटल ग्रांट जो है वो 10.3 लाख करोड़ एंड टैक्स डिवोल्यूशन जो है 42.2 लाख करोड़ का दिया जाएगा। एग्रीगेट ट्रांसफर जो स्टेट के एस्टिमेटेड टू रिमेन एट 50.9% ऑफ द डिविजिबल पूल ड्यूरिंग 2021 से 2026 तक। मतलब टोटल जो ट्रांसफर किया जाएगा वो 50.9% होगा डिविजिबल पूल के 2021 से 2026 के बीच में। टोटल ट्रांसफर मतलब डिवॉल्यूशन प्लस ग्रांट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 34% ऑफ द एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द यूनियन। ये जो डिवॉल्यूशन प्लस ग्रांट्स मिला के कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो 34% जो एस्टिमेट किया गया है ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द यूनियन उतना हो जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा फिस्कल मैनेजमेंट एंड कंसोलिडेशन रोड मैप। आपको एक बार ये है ना थोड़ा टफ लगेगा, इकोनॉमी सेक्शन जो है वो हमारा टफ होता है करंट अफेयर्स में, तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए तो आपको काफी कुछ क्लियरिटी आएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ को आप सिंपल गूगल पर जाके विजन आईएएस पीटी 365 लिख दो तो सारी पीडीएफ खुल जाते हैं और वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं लिंक भी दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको लिंक दे दूंगी पर्टिकुलर पीडीएफ का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, कमीशन सजेस्टेड दैट द सेंटर ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट टू 4% ऑफ जीडीपी बाय 25। अब देखो कमीशन ने सजेस्ट किया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमको कितना लेके आना है, 4% ऑफ जीडीपी लेके आना है। अभी हमारा करंटली चल रहा है 9.3% और 2021-22 का टारगेट रखा है कि 6.8% कर देंगे। लेकिन इन्होंने जो कमीशन ने टारगेट किया है 2025 से 2026 तक का कि हमारा 4% रह जाए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो फिस्कल डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ दी जीएसडीपी, जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 4% होना चाहिए 2021 से 22 में, 3.5% होना चाहिए 2022 से 23 में, और 3% होना चाहिए 2023 से 26। ये जीएसडीपी है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है डेफिसिट का। अब एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग बर्थ 0.5% ऑफ, देखो जो एनुअल बोरोइंग है वो 0.5% ऑफ जीएसटीबी जो है अलाउड है ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर। पहले 4 साल में एक्सटर्नल बोरोइंग अलाउ की गई 2021 से 2025 के लिए। किस किस चीज में ले सकते हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में ले सकते हैं, ऑपरेशनल लॉसेस को रिड्यूस करने में ले सकते हैं, रिडक्शन इन रेवेन्यू गैप में ले सकते हैं, रिडक्शन इन द पेमेंट ऑफ द कैश सब्सिडी बाय द अडॉप्टिंग द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टैरिफ सब्सिडी एज परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, ये सब में, इन सारी चीजों में आप क्या ले सकते हैं, एनुअल बोरोइंग ले सकते हैं। और इन्होंने रिकमेंड किया है कि हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप होना चाहिए जो क्या कर सके, रिव्यू कर सके फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट को। एफआरबीएम जो एक्ट होता है उसको रिव्यू करने का काम कर सके और रिकमेंड करे न्यू एफआरबीएम फ्रेमवर्क फॉर द सेंटर एज वेल एज स्टेट, और नए फ्रेमवर्क्स को भी क्या करे वो
सजेस्ट करे या रिकमेंड कर सके सेंटर और स्टेट को, जिससे अपने आगे की इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इसके अलावा इन्वर्ट किया ड्यूटी स्ट्रक्चर को बिटवीन इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड द फाइनल इनपुट्स आउटपुट्स प्रेजेंट इन द जीएसटी नीड टू बी रिजॉल्व। जो भी इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं या फाइनल आउटपुट्स है जीएसटी में, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, उनको बोला है। फिर रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ऑफ जीएसटी रेट शुड बी रिस्टोर्ड, और बोला है कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ऑफ जीएसटी रेट जो है उसको भी रिस्टोर करने की जरूरत है, which has been compromised by multiple rate structure and the several downward adjustment। क्योंकि ये जो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी जीएसटी का जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। क्यों? मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर लगाया और बहुत सारे डाउनवर्ड एडजस्टमेंट किए, इस वजह से ये खत्म हो गई, तो उसको रिस्टोर करने की बात की है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट शुड बी डेवलप्ड। एक फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना है, उसको कैसे डेवलप करना है। और इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल जो है वो भी स्टैब्लिश करना चाहिए, जिससे कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर के और स्टेट के दोनों के क्या होने चाहिए, रिव्यू होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अदर रिकमेंडेशंस क्या दी हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होना चाहिए और स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे होना चाहिए। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड होना चाहिए, मतलब एक सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड बनाना चाहिए डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए। उसके अलावा कमीशन ने ये भी बोला है कि 1000 करोड़ पर एनम जो है अलोकेट करना चाहिए इस फंड में से, किसके लिए? जो डिफेंस और सीएपीएफ पर्सनल की जो फैमिलीज है उनके वेलफेयर के लिए। समझ में आया? एक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाना है जो नॉन लैप्सेबल होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करने के तरीके लेके आएंगे। इसी में से 1000 करोड़ पर एनम जो है वो अलोकेट करना है किसको? जो डिफेंस और सीएपीएफ की फैमिलीज है उनके वेलफेयर के लिए। समझ में आया? फिर हेल्थ में क्या करना है, स्टेट को अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है हेल्थ में मोर देन 8% ऑफ देयर बजट बाय 2022 तक उनके जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें उनकी हेल्थ में जो स्पेंडिंग है वो 8% से ज्यादा बढ़ानी है। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शुड बी 2/3 ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय 2020। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर होना, मतलब उन्होंने टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपीज रखा है तो इसका 2/3 जो है वो किस में होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में इन्होंने बोला है कि एक थ्रेशोल्ड फिक्स होना चाहिए एनुअल एलोकेशन के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, बिलो विच द फंडिंग फॉर सीएसए शुड बी स्टॉप, और उसके नीचे की जो फंडिंग होती है उसको रोक देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रिलेटेड न्यूज में जो सेंट्रल है उन्होंने कुछ नॉर्म्स को या प्रोसीजर को टाइट किया है, जिसके थ्रू वो ग्रांट्स देते हैं सेंट्रल फंड से अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनमें जो ग्रांट्स दी जाती है, फंड मतलब फंड एलोकेशन किया जाता है स्टेट को, उसके जो प्रोसीजर है उसको कुछ टाइट किया गया है। इसमें नए रूल्स आए हैं। पहला जो रूल है कि हर स्टेट को रिक्वायरमेंट है कि वो सिंगल नोडल एजेंसी बनाएगी। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, फॉर ईच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी बनाएगी। और सेंट्रल जो है वो फंड रिलीज करेगी स्टेट के अकाउंट में, विच शुड बी ट्रांसफर टू द कंसर्न एसएनएज अकाउंट। अब जो ये जो सेंटर है जो फंड रिलीज करेगी स्टेट के अकाउंट के लिए, ये जो है वो एसएनए मतलब सिंगल नोडल एजेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा विद इन 21 डेज। ठीक है, और रिलीज कब किया जाएगा? विद इन 40 डेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 21 डेज में इस अकाउंट में डिलीवर कर दिया जाएगा और 40 डेज के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिलीज कर सकती है। फिर no more than 25% of total central funding in beginning of the financial year। 25% से ज्यादा सेंट्रल फंडिंग नहीं करेगा पहले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में 25% से ज्यादा सेंट्रल फंडिंग नहीं की जाएगी। funding on the condition that the state government has transferred and ensured the utilization of 75% of total released funding। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ट्रांसफर करना है और ये इंश्योर कराना है कि उन्होंने 75% जो है टोटल रिलीज फंडिंग का यूज कर लिया है, तभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नेक्स्ट फंडिंग की जाएगी। ऑल इंटरेस्ट अर्न, जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है इस फंड से
वो उसको मैंडेटोरीली कहाँ पे रेमिट करना है, रिस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मतलब ये जो फंड रिलीज किया गया है, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न होता है स्टेट को, तो वो स्टेट क्या करेगा, इसको रेमिट करना है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वापस देना है उसको। और जितने भी एसएनए सिंगल नोड एजेंसीज हैं या आईएएस हैं, उनको क्या करना है, मैप्ड करना है सेंट्रली रन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक एंड मॉनिटर द फंड फ्लो। मतलब सेंट्रली रन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जो क्या करेगा, ट्रैक करेगा और मॉनिटर करेगा कि कैसे फंड का फ्लो हो रहा है। अब करंट सीन क्या है, यहाँ पे 30 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंडिया में, ठीक है। और इनका क्या पैटर्न रहता है, 60:40 और 90:10। मतलब 60:40 नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 90:10 जो होता है वो अलग अलग स्टेट के लिए रहता है, अलग अलग स्कीम के अंडर में। क्लियर है। और ये जो स्कीम होती है वो जॉइंटली फंड की जाती है विद द बिगर ग्रांट्स बाय द सेंटर टू वर्क टुवर्ड्स द अचीविंग नेशनल गोल्स इन द सोशल एंड द इकोनॉमिक वेलफेयर। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये जो स्कीम्स होती हैं वो लेकर आई जाती हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अब जो हमारी न्यूज में है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक बार मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, फाइनेंस कमीशन, और इसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चंस आए। तो पहले तो आर्टिकल 280 के अंदर में आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन आया, इसको चेयरमैन कौन कर रहे हैं, एनके सिंह कर रहे हैं। और इसका टाइटल है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। इन्होंने 2 रिपोर्ट सबमिट की है। ये पहली कमीशन बनी है जो 2020 से 2026 मतलब 6 साल के लिए काम करेगी। इन्होंने फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप बनाने की बात की है, जीएसटी में कितना पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन उसको मेजर करने की बात की है, और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स देखने की बात की है, और 2011 पॉपुलेशन डेटा को यूज करने का कहा है अगेंस्ट 1971 पॉपुलेशन डेटा। और एक नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड बनाने का सजेशन दिया है। साथ में फाइनेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स को रिव्यू करने के लिए क्या अरेंजमेंट है वो देखने को कहा है। वर्टिकल डिवोल्यूशन को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 41% कर दिया। 14 फाइनेंस कमीशन में ये 42% था। 1% जो है वो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में यूज होगा। क्लियर है इसमें। फिर ग्रांट्स कौन कौन सी दी जाती है, रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट, ग्रांट्स टू द लोकल बॉडीज। ये जो लोकल बॉडीज को ग्रांट दी जाएगी वो सिर्फ 2024 तक दी जाएगी। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है तो उसको ग्रांट देना बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है। फिर फिजिकल मैनेजमेंट रोड मैप में ये है कि एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग जो ले सकते हैं 0.5% दे सकते हैं। और इन्होंने टारगेट कितना रखा है फिजिकल डेफिसिट का, 4% ऑफ जीडीपी बाय 2025 टू 2026। 2025 से 2026 तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4% हो जाना चाहिए। करंटली 9.3% चल रहा है। और करंट ईयर 2021 से 22 का टारगेट इन्होंने रखा है 6.8%। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा अदर रिकमेंडेशन में इन्होंने कुछ नॉर्म्स को टाइट किया, नहीं, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड एक रिलीज किया है जिसमें नॉन लैप्सेबल फंड बनेगा डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए। और 1000 करोड़ पर एनम जो है वो किसके लिए जाएगा, डिफेंस और सीएपीएफ पर्सनल की फैमिलीज के वेलफेयर के लिए जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ में मोर देन 8% जो है वो स्पेंड करना है जीडीपी का, ऑफ देयर बजट, सॉरी नॉट जीडीपी, ऑफ देयर बजट बाय 2020। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें एनुअल एलोकेशन जो है बिलो, इसका थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के कुछ सिंगल नोडल एजेंसी बनाने का क्या दिया है, रिक्वायरमेंट होगी हर स्टेट को अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को अवेल करना चाहती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि अभी अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका वो 7.39% जो है उसका एनुअल रेट ज्यादा आया है एज कम्पेयर टू मार्च 2020 के कंपैरिजन में। और ये हाईएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन रेट है सिंस अक्टूबर 2012। मतलब अभी तक इतना इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2012 में हुआ था, उसके बाद अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन रेट को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। 7.39% का इंक्रीज हुआ है मार्च 2020 से मार्च 2021 के अंदर। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, तो ये बताता है हमको कि कितना एवरेज प्राइस में चेंज हुआ है गुड्स का एट द होलसेल लेवल। होलसेल लेवल पे बिकना मतलब कमोडिटीज जब बल्क में बेची जाती है या ट्रेड की जाती है बिटवीन बिजनेसेस और एंटिटीज,
ये सिर्फ वो उसके ऊपर होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, रेदर देन गुड्स ब्रॉट बाय द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो गुड्स खरीद के लाते हैं, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं काउंट होता है। सिर्फ जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज होती हैं या वो अगर बल्क में गुड्स सोल्ड करती हैं तो उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इट डज नॉट कंसिडर द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, वो सर्विसेज की प्राइसेस को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, होलसेल प्राइसेस को कंसिडर करेगा, और ना ही कंज्यूमर के बारे में कुछ मतलब कंज्यूमर की जो प्राइसेस है गुड्स है उसके बारे में भी कुछ नहीं करेगा। अब इसको रिलीज कौन करता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनको रिलीज करती है। बेस ईयर क्या है इसका, बेस ईयर जो है 2011-12 रखा गया है, और ये रिवाइज किया गया था 2017 में। 2017 तक कौन सा बेस ईयर चलता था, तो 2004 से 2005 तक का चलता था, और 2017 में इसको चेंज करके कितना कर दिया है, 2011 से 12 कर दिया है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बास्केट में 697 कमोडिटीज होती हैं, और इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं, एक तो है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा है फ्यूल एंड पावर, और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा जो कंपोनेंट्स है ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहला है प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा है फ्यूल एंड पावर, और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। अब प्राइमरी आर्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं, फूड आर्टिकल्स आते हैं और नॉन फूड आर्टिकल्स आते हैं। फूड आर्टिकल्स में जैसे सीरियल्स, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट, ये सब कुछ आते हैं। नॉन फूड आर्टिकल्स में आते हैं फाइबर्स, ऑयल सीड, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। फ्यूल एंड पावर में क्या आता है, तो कोल आता है, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब कुछ आता है। क्लियर है। देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आएंगे टेक्सटाइल, अपैरल्स, पेपर, केमिकल, प्लास्टिक, सीमेंट, ये सब कुछ आएंगे। फूड प्रोडक्ट्स में आएंगे शुगर, टोबैको प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है, वो सब कुछ आता है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, जो भी एवरेज प्राइस चेंज होती है बल्क सेल की, मतलब बल्क सेल में जो कमोडिटी की प्राइस एवरेज प्राइस चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या होता है, एवरेज चेंज इन दी प्राइसेस एट द रिटेल लेवल पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी रिटेल लेवल पे जो भी एवरेज चेंज होता है प्राइस में उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसको कवर कौन करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हमने देखा कि गुड्स को कवर करता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करता है। इसका बेस ईयर क्या है, 2011 से 12 के बीच में, इसका भी 2011 से। अब इसको पब्लिश कौन करता है, ये आपको जरूर याद रखना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है, ठीक है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की थ्रू। क्लियर है। देन रीजन फॉर द सर्ज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब क्या रीजन है क्यों होलसेल प्राइस इंडेक्स में इतना सर्ज आया, पहले तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन, आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा पैंडेमिक चल रहा था, इस वजह से लोकल लॉकडाउन हुए, इसके वजह से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुआ, और इसके वजह से प्राइस राइज हुई है। क्लियर है। दूसरा है डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी। अब देखो मार्केट डाउन है, सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन है, हमारी इंडिया ने भी क्या है इकोनॉमी डाउन, तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो रखा है, इस वजह से क्या हुआ है, रुपी की वैल्यू जो है वो डाउन डेप्रिशिएट की गई है। और इसके अलावा डिक्लाइन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, एक्सटर्नल हमारी रुपी की वैल्यू कम हो गई, इस वजह से इंडिया का इंपोर्ट क्या हो गया, महंगा हो गया, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो गया, मेटल, एडिबल ऑयल्स, ये सब कुछ एक्सपेंसिव होगा। आप देखा होगा अभी अभी जो क्रूड ऑयल, मेटल, एडिबल ऑयल सब ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। फिर राइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ऑटोमेटिकली प्राइस भी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बेसिक मेटल्स का वैसे भी इंक्रीज हो गया है मार्च 2021 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैसे भी जो बेसिक प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है कमोडिटी का, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन तो बढ़ ही गया। अब सीजनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि समर आ गया है, समर में तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैसे भी हायर इन्फ्लेशन चलता ही है। फिर अनरिलायबिलिटी ऑफ डेटा,
अनरिलायबिलिटी ऑफ डेटा मतलब शार्प राइज हुआ एनुअल रेट में, इस वजह से लो डेटा बेस है, कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है। मंथ ऑन मंथ जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 1.57% इंक्रीज हुआ है, इस वजह से अनरिलायबल डेटा है। अब इम्प्लीकेशन क्या है, इंक्रीज इन द रिटेल इन्फ्लेशन। देखो इसका इम्प्लीकेशन मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी चीजों पे। तो देखो जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, मतलब होलसेल में जो आप चीज लेके आते हैं वो महंगी हो गई, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के लिए भी वो महंगी हो जाएगी। क्योंकि देखो जो दुकानदार है वो खुद अगर कोई चीज 100 रुपए में ला रहा है तो वो कंज्यूमर को 120 रुपए में बेचेगा, अगर खुद होलसेल वाला 80 में ला रहा है तो वो 100 में बेचेगा। तो इसके वजह से होलसेल में इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से रिटेल लेवल पे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पॉलिसी रेट कट किया जाएगा। ऐसे तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके वजह से रिजर्व बैंक जो होता है उसका पर्पस चेंज नहीं होता मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन अगर शार्प स्पाइक होता है तो उसके वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसको रेट कट करने पड़ते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, ठीक है। फिर होता है हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। अब क्या हो गया, फ्यूचर इन्फ्लेशन में रिजल्ट इन द पीपल मेकिंग परचेज अर्लियर देन प्लान्ड एंड कॉजेज अ राइज इन द एक्चुअल करंट इन्फ्लेशन। जैसे आज हमको लगता है कि आज मान लो फॉर एग्जांपल प्याज का प्राइस 50 चल रहा है और आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में प्याज का प्राइस हो सकता है 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए। इस वजह से इंसान क्या करता है, पहले ही पूरा 5 किलो प्याज इकट्ठा खरीद के रख लिया, 10 किलो खरीद लिया, 20 किलो, जिसके यहाँ ज्यादा प्याज लगता है वो तो 20-20, 25-25 किलो खरीद के रख लेते हैं, जिसकी वजह से आज 50 रुपए के दाम पे मिल रहा है, हो सकता है 1-2 दिन में बढ़ के 100 रुपए हो जाए, तो उसके वजह से वो पहले ही खरीद लेता है, तो मार्केट में ऑलरेडी शॉर्टेज हो जाती है, इसके वजह से करंट इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा डुअल प्रेशर हो जाता है इकोनॉमी में, एक तो हायर इन्फ्लेशन है और कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी वीक है, इसके वजह से बहुत सारे डिसरप्शन होते हैं और हायर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये सारे डुअल प्रेशर होते हैं इकोनॉमी में। समझ में आया होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है। देखो ये न्यूज में क्यों रहा था, रिसेंटली क्या हुआ है, यूएस के जो 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स है उसमें शार्प इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। इसके वजह से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो डेवलपमेंट है उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अब इसके पहले हमको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक अ लोन मेड बाय द इन्वेस्टर टू द बोरोअर। मतलब सिंपली एक ये लोन होता है जो इन्वेस्टर जो होता है वो बोरोअर को देता है। इन्वेस्टर कौन होता है, जो इन्वेस्ट करता है मनी को, ठीक है। बोरोअर कौन होता है, जो मनी को लेता है, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मेरे पास 100 रुपीज है, अब मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं कौन हूंगी, इन्वेस्टर हूंगी। और कोई और मान लो थर्ड पर्सन है, वो चाहता है कि उसको 100 रुपए की जरूरत है किसी काम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, बोरोअर हो जाएगा। तो ठीक है, ये इन्वेस्टर और बोरोअर्स के बीच में लोन जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बोरोअर कौन हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो सकता है या कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बॉन्ड कुड बी थॉट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोअर। ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जा सकता है लेंडर और बोरोअर के बीच में। लेंडर मतलब इन्वेस्टर, मतलब जो पैसे देना चाहता है, बोरोअर मतलब जो पैसे लेना चाहता है, ठीक है। और इसी में सारी डिटेल्स होती है लोन की, और उसका पेमेंट कब करना है उसकी सारी की सारी डिटेल्स इस किसके बॉन्ड के अंदर में होती है, ठीक है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉन्ड की तीन चीजें होती है, एक होती है फेस वैल्यू, कूपन रेट और मैच्योरिटी डेट, ठीक है। ये तीन चीजें होती है। फेस वैल्यू मतलब कितना जब वो मैच्योर हो जाएगा तो कितना मनी जो है वो अमाउंट करेगा बॉन्ड, उसको हम उसकी फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो कि जिस दिन उसकी मैच्योरिटी डेट है कि आज हमको ये बॉन्ड परचेज करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए है तो वो क्या बोली जाएगी, उसकी फेस वैल्यू बोली जाएगी। और इसी अमाउंट को यूज किया जाएगा उसके इंटरेस्ट पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। मान लो जैसे कि हमको 5% इंटरेस्ट लगाना है, तो हम 100 रुपए के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाएंगे, फेस वैल्यू के ऊपर लगाएंगे, तो 100 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपए, ठीक है। तो ये इसका इंटरेस्ट ऐड होके जब भी हमको मतलब इसी पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाएगा या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। दूसरा क्या होता है, कूपन रेट। कूपन रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट द बॉन्ड इशुअर विल पे ऑन दी बॉन्ड। बॉन्ड इशुअर मतलब जिस
के लिए बॉन्ड इशू किया गया है उसको हम बॉन्ड इशूअर बोल देंगे, और जिसने बॉन्ड इशू किया है उसको हम बॉन्ड होल्डर बोलेंगे। समझ में आया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बॉन्ड इशूअर का, जो बोरो करेगा। एग्जाम्पल मान लो कि 5% कूपन रेट है, तो बॉन्ड होल्डर विल रिसीव 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज अ इंटरेस्ट। मतलब कि देखो कि अगर 5% आपकी कूपन रेट है, 100 रुपए उसकी बॉन्ड की फेस वैल्यू है, तो जो बॉन्ड होल्डर होगा उसको कितना रुपए मिलेगा बाद में? 105 रुपए मिलेगा। समझ में आया? और कौन देगा? बॉन्ड इशूअर देगा। बॉन्ड इशूअर मतलब जिसने मनी बोरो किया है उसको 5 रुपए और देने पड़ेंगे ये 100 रुपए लेने की बदले में। समझ में आया? तो 105 रुपए किसको मिलेंगे? बॉन्ड होल्डर को मिलेंगे। बॉन्ड इशूअर और बॉन्ड होल्डर में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बॉन्ड इशूअर वो है जो मनी को बोरो करेगा, बॉन्ड होल्डर वो है जो मनी को इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया? अब मैच्योरिटी डेट क्या होती है? मैच्योरिटी डेट ऐसी डेट होती है जिस पर बॉन्ड जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, और जो बॉन्ड इशूअर होता है वो पे करता है बॉन्ड होल्डर को द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड मैच्योरिटी डेट मतलब उस दिन बॉन्ड जो आपका मैच्योर हो जाएगा, और बॉन्ड इशूअर को क्या होगा? बॉन्ड होल्डर को पे करना पड़ेगा। मतलब उसका जो टाइम पीरियड था, मान लो उसने 1 साल के लिए पैसे दिए थे बॉन्ड होल्डर ने, तो 1 साल बाद उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, और उस दिन बॉन्ड इशूअर को ये जो पैसे हैं वो बॉन्ड होल्डर को पे करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो बॉन्ड यील्ड्स क्या होती है और उनको कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो सबसे पहले तुम आपको एक ये इसका फॉर्मूला देखो, यील्ड्स इज इक्वल टू कूपन अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस। तो यील्ड जो होती है वो प्राइस के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बॉन्ड यील्ड्स जो होती है वो क्या शो करती है? फाइनेंशियल रिटर्न शो करती है। क्या शो करती है? फाइनेंशियल रिटर्न शो करती है। अब इसमें क्या होता है? जो ओनर होता है बॉन्ड का इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द बॉन्ड एट एनी गिवन टाइम। इसमें क्या होता है? जो भी बॉन्ड का ओनर होता है उसको मनी वापस मिलती है किसी भी गिवन टाइम के अंदर, उसको अपनी पैसे वापस मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिटर्न या बॉन्ड यील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट वर्जन जो है यील्ड कैलकुलेट करने का वो ये है, यील्ड इज इक्वल टू होता है कूपन अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, तो यील्ड जो है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई प्राइस के। किसकी प्राइस? बॉन्ड प्राइस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब है देखो अगर बॉन्ड की जो प्राइस है अगर वो कांस्टेंट रही, मतलब कि कांस्टेंट मतलब कि फेस वैल्यू के इक्वल ही रही बॉन्ड की प्राइस, तो जो यील्ड होगी बॉन्ड की वो हमेशा कूपन रेट की इक्वल होगी। कूपन रेट की इक्वल होगी मतलब कि जो भी उसको मिलेगा वो 5% ज्यादा मिलेगा। मतलब जैसे 5% का कूपन रेट लगाया है तो उसी हिसाब से उसको यील्ड मिल जाएगी। अगर बॉन्ड की प्राइस हमेशा 100 रुपए रही तो उसको हमेशा यील्ड क्या होगी? 5% और होगी, मतलब जो कूपन रेट होगा उस हिसाब से होगी। बट अगर बॉन्ड प्राइसेस घटती या बढ़ती है तो उसके केस में डेली बेसिस पे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट फैक्टर हुआ, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो चेंज हो रही है। इसके वजह से दो सिनारियोज बनते हैं बॉन्ड बॉन्ड के फ्लक्चुएशन के। पहला तो होता है बॉन्ड ट्रेडिंग एट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा होता है बॉन्ड जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है डिस्काउंट में। अब इसमें क्या होता है? अगर इफ द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यू हायर देन इट्स फेस वैल्यू, मतलब बॉन्ड की प्राइस जो है वो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो गई, तो उस टाइम पे इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग एट प्रीमियम, मतलब ज्यादा में बिक रहा है ना तो प्रीमियम में बिक रहा है। इस केस में जो यील्ड होगी बॉन्ड की वो लोअर हो जाएगी देन द कूपन रेट, क्योंकि प्राइस कम होता है ना, क्योंकि प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यील्ड। तो अगर प्राइस बढ़ गई बॉन्ड की तो यील्ड क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ में आया? अगर बॉन्ड्स ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब बॉन्ड्स की जो ट्रेडिंग हो रही है वो लोअर वैल्यू पे हो रही है फेस के कंपैरिजन में, तो इस केस को हम बोलेंगे बॉन्ड बॉन्ड ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। और इस केस में जो बॉन्ड का यील्ड है वो कैसा हो जाएगा? हायर हो जाएगा देन द कूपन रेट, कूपन रेट से हायर हो जाएगा। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे 100 रुपीज का हमारा बॉन्ड था, अगर वो ट्रेडिंग पे जा रहा है तो अब हमारा बॉन्ड कितना हो गया? 120 रुपीज का हो गया, तो हमारी यील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर बॉन्ड हमारा डिस्काउंट पे है, मतलब 100 रुपीज हमारी बॉन्ड की वैल्यू थी, अब डिस्काउंट में चला गया तो मतलब 80 रुपए का हमारा बॉन्ड जा रहा है, तो इस केस में जो यील्ड है वो हमेशा कैसी होगी? कूपन रेट से हायर होगी। समझ में आया? मतलब बॉन्ड को जब हम डिस्काउंट पे देंगे तो हमारी यील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी। देखो ये एग्जाम्पल इसमें भी दिया है, मान लो कि बॉन्ड को इश्यू किया गया है, उसकी फेस वैल्यू है 1000 और कूपन रेट कितना है? 5%। अब मान लो बॉन्ड को जो है वो प्रीमियम में सेल हो रहा है, मतलब कि 20% प्रीमियम है, मतलब 1000 का 20% और ऐड कर लो, 200 ऐड करके कितना हो गया? 1200 हो गया। इस केस में हायर प्राइस ऑफ द बॉन्ड रिजल्टिंग इन द लोअर यील्ड्स, यील्ड्स कम हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड प्राइस बढ़ गया है, तो यील्ड कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाय 1200, 5% कूपन रेट इंटू 100 डिवाइडेड बाय
प्राइस 1200, ठीक है। अब क्या होगा, बॉन्ड यील्ड्स एट द डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे अगर हमारा बॉन्ड जा रहा है तो मतलब कि अगर 20% डिस्काउंट हमने दिया है तो अब हमारा बॉन्ड कितने का हो गया, 800 रुपए का हो गया। अब इसके वजह से प्राइस कम होने की वजह से यील्ड हमारी ज्यादा होगी, 50 डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब इशूअर ऑफ द बॉन्ड विल पे ₹1000 एट द मैच्योरिटी टू द ओनर ऑफ द बॉन्ड। वो तो मैंने आपको बोला था कि जो इशूअर होता है मतलब जिसने मनी बोरो किया है वो क्या करेगा, 1000 रुपए जो है वो मैच्योरिटी, उसका मैच्योर टाइम हो जाने के बाद किसको पे करेगा, बॉन्ड ओनर को पे कर देगा। क्लियर है इतना। अब हमको इस एग्जांपल से दिख रहा है कि जो बॉन्ड प्राइस है अगर वो इंक्रीज होती है तो बॉन्ड यील्ड जो डिक्रीज हो जाती है और वाइस वर्सा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस जो होता है वो इनवर्सली रिलेशनशिप में होता है बॉन्ड यील्ड्स के। क्लियर है इतना। अब देखो, हाउ द बॉन्ड यील्ड्स इंटरेक्ट विद द अदर की इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कैसे इंटरेक्ट करता है की इकोनॉमिक वेरिएबल से। पहला है हमारा इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा, प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट इनडायरेक्टली, देखो अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रही है मार्केट में वो ही इनडायरेक्टली डिटरमाइन करती है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट का। मतलब जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रही है वो ही हमको बताएगा कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका हमको क्या रिटर्न आएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड यील्ड्स जो होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है ये जो मार्केट रिटर्न होता है उसके अगेंस्ट में। अब जैसे एग्जांपल कि अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% चल रहा है और हमारा जो बॉन्ड कूपन रेट है वो 5% है, तो इन्वेस्टर को बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट रेट रिटर्न तो 10% है लेकिन बॉन्ड का कूपन रेट कम है एज कम्पेयर टू मार्केट रेट रिटर्न के। इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो बॉन्ड को अट्रैक्टिव नहीं मानेगा और इसकी वजह से प्राइस जो है कूपन की क्या हो जाएगी, बॉन्ड की डिक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से 1% है और बॉन्ड का कूपन रेट जो है वो 5% है तो इन्वेस्टर को बॉन्ड बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और इस केस में जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। ऑल्सो दिस इंक्रीज इन द बॉन्ड प्राइस विल लीड टू डिक्रीज इन द बॉन्ड यील्ड। अगर बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होगी तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, सेम चीज होती है फिर, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर द रिस्क फ्री रेट। अब जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड यील्ड्स होती हैं वो प्रॉक्सी की तरह काम करती है रिस्क फ्री रेट के लिए मार्केट में। इसलिए अगर गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो हायर होगी तो जो रिटर्न होगा स्टॉक मार्केट से वो लेस अट्रैक्टिव होगा। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हायर है मतलब बॉन्ड प्राइसेस कम है तो उस केस में क्या होगा, स्टॉक मार्केट जो होगा वो लेस अट्रैक्टिव होगा। इस वजह से क्या होगा, जनरल डिमांड भी कम हो जाएगी और स्टॉक के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो लोअर है, मतलब बॉन्ड यील्ड्स अगर लोअर है तो उस केस में क्या होगा, स्टॉक मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा रिटर्न्स को और इसके वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और स्टॉक के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया। मतलब कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की यील्ड्स जो होती है वो कम होनी चाहिए तो ही डिमांड बढ़ेगी और स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे। समझ में आया। अब देखो क्यों हम हायर बॉन्ड यील्ड्स चाह रहे हैं, हायर बॉन्ड यील्ड्स जो होती है वो इनडायरेक्टली पुशअप करती है बोरोइंग कॉस्ट को, इसलिए हमको हायर बॉन्ड यील्ड्स नहीं चाहिए होती है एज वेल एज इंडिविजुअल को। हायर बॉन्ड यील्ड्स जो होती है वो इनडायरेक्टली पुश करती है बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है कंपनी के लिए और इंडिविजुअल के लिए। इसके वजह से जो अर्निंग होती है अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर एज डिविडेंड एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स द बजट ऑफ द रिटेल बोरोअर। ये पूरा जो बजट है रिटेल का बोरोअर का वो हिला के रख देती है, इसलिए हमको हायर बॉन्ड यील्ड्स नहीं चाहिए होती है। व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑन इंडिया। हमने जैसे न्यूज में देखा कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो है वो राइज हो रहे हैं तो इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, कैपिटल का जो फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, एक लार्जर इकोनॉमी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं दूसरी लार्जर इकोनॉमीज के, ठीक है। अब यूएस के बॉन्ड प्राइस के इम्पैक्ट हमारी इंडिया पे कैसे पड़ेंगे, देखो पहले है डिक्रीज फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वहां के यील्ड इंक्रीज हो रहे हैं इस वजह से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्लो क्या होगा, हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यूएस जो है वो सोर्स ऑफ फ्लो है इनटू इक्विटी मार्केट ऑफ द अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड राइज इन रेट्स इन द यूएस मेक्स कीपिंग मनी इन द डोमेस्टिक बॉन्ड। अब वहां पे रेट्स इंक्रीज हुए हैं इसके वजह से यूएस क्या करेगा, अपनी जो मनी है उसको डोमेस्टिक बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करने का सोचेगा और कंट्रीज के इन्वेस्टर को ही वो देना चाहेगा, अदर कंट्रीज को नहीं देना चाहेगा। दूसरा क्या होगा,
पोटेंशियल डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपीज, हमारा जो रुपी है वो और डिप्रिशिएट हो जाएगा। कैसे? फ्लो ऑफ कैपिटल दैट गेट्स डिक्रीज, क्योंकि कैपिटल का फ्लो हो जाएगा डिक्रीज, इसके वजह से यील्ड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इसके वजह से जो हमारा रुपी डॉलर का मार्केट इक्विलिब्रियम है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, इसके वजह से प्राइस रुपीज जो है वो भी क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। ड्राइविंग अप डोमेस्टिक बोरोइंग कॉस्ट, अब क्या होगा? अब जब बॉन्ड यील्ड्स नहीं आ रहे हैं यूएस में, bond yields in the US push up the yields in India. This can affect the returns of the companies by increasing their borrowing cost. अब bond yields जो यूएस में है वो इंडिया में भी पुश करने की कोशिश करेंगे, इसके वजह से कंपनीज का रिटर्न अफेक्ट होगा, तो कंपनीज क्या करेंगे? उनके बोरोइंग कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगी, तो ये सारे इफेक्ट होंगे। अब आपको मेन क्या याद रखना है? देखो, इंटरेस्ट रेट अगर आपका इंक्रीज होता है तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये दोनों हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो, रिलेटेड न्यूज में क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जीसैप क्या होता है? अभी रिसेंट में क्या हुआ है? बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने। किसने किया? सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, आपको एक कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया। अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मतलब मनी रिलेटेड, मतलब इसको कौन इशू करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। और फिजिकल पॉलिसी जो होती है उसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है। ठीक है, इसके लिए नया प्रोग्राम। अब नया प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम टू परचेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए जीसैप का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें परचेज किया जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड वर्थ ₹1,00,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। मतलब 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 1,00,000 करोड़ के क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो परचेज करे जाएंगे। कौन परचेज करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज करेगा। अब जीसैप क्या होता है? ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो किसके सिमिलर है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के सिमिलर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं? परचेज एंड सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो करता है वो परचेज और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिससे कि वॉलेटिलिटी को रिड्यूस किया जा सके बॉन्ड मार्केट में। अब डिफरेंस क्या है ओएमओ एंड जीसैप में? आरबीआई जो है वो पीरियडिकली परचेज करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को फ्रॉम द मार्केट थ्रू द ओएमओ, व्हाइल इन जीसैप देयर इज एन अपफ्रंट कमिटमेंट बाय द सेंट्रल बैंक टू द मार्केट्स। अब जो होती है आरबीआई जो होती है वो क्या करती है? परचेज करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को मार्केट थ्रू दी ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन जीसैप में ये डिफरेंस है कि इसमें कमिटमेंट कर देती है सेंट्रल बैंक जो होती है वो कमिटमेंट कर देती है मार्केट से कि ये परचेज ही करेगी बॉन्ड्स को विद इन अ स्पेसिफिक वर्थ अ स्पेसिफिक अमाउंट। जीसैप मतलब क्या हो गया? एक ओपन मार्केट ऑपरेशन ही हो गया, लेकिन इसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स में आपको एक बार ऐसे ही बता दूं क्या होता है कि मान लो आज आपने 100 रुपीज की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, एग्जाम्पल 100 की प्रॉपर्टी नहीं आती है, 100 रुपीज की कोई प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो 5 साल बाद जब आपने बेची तो वो 500 रुपए की हो गई। ठीक है, 500 रुपए की हो गई तो इसके ऊपर आपको कितना गेन हो गया? 400 रुपीज का गेन हो गया। तो ये जो 400 रुपीज है इसके ऊपर आप इस कैपिटल के ऊपर आपको गेन टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा। जो आपने 400 रुपए कमाए हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर है इतना? देखो, अब कैपिटल गेन टैक्स जो है वो न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि रिसेंटली फाइनेंस बिल जो है एक 2021 प्रपोज किया गया है, जिसमें एक अमेंडमेंट लेके आए टू द रेगुलेशन रिलेटिंग टू द कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड कोई रेगुलेशन लाया है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट क्या है वो हम अभी देखेंगे। अब देखो, जीएसटी कैपिटल गेन, सॉरी नॉट जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो कैसे लिवाइड होता है इसका एग्जाम्पल दिया है। पहले एक्शन, क्या एक्शन किया है? कैपिटल एसेट को खरीदा है, ठीक है, उसके बाद होल्ड किया है कैपिटल को, उसको डेवलप किया है। देखो कैसे होता है, मान लो हमने एक घर खरीदा, ठीक है, आज हमने एक घर खरीदा 5 लाख रुपए का। अब आज ही तो हम उसको नहीं बेचेंगे या कल तो हम उसको नहीं बेचेंगे। अब आज से मान लो 15 साल बाद हम उसको बेचेंगे तो उसमें बीच में बहुत सारा हमको उसमें मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, जैसे पेंट कराया, उसमें कुछ भी खराब हो गया उसको सही कराया, तो उसमें भी हमारा उसकी जो मेंटेनेंस में वो हमारे कुछ पैसे खर्च हुए। उसके बाद 15-20 साल बाद हमने उसको असेट को सेल कर दिया। अब अकाउंट में क्या क्या चेंज आएगा? जब हम असेट को हम खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ बाइंग होगा, जब हम उसको मेंटेन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होगा। तो ये जो कॉस्ट है, ये दोनों कॉस्ट को मिला के हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। ये पूरा असेट का एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद जब हम असेट को सेल करेंगे
तो रेवेन्यू रिलाइज फ्रॉम द सेलिंग द एसेट फेयर मार्केट वैल्यू। ये जो सेलिंग एसेट क्या है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचा गया है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉशनल गेन क्या हुआ हमारे पास, फेयर मार्केट वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है वो, माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लस मेंटेनेंस, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास नॉशनल गेन आ जाएगा, और इसी पे ही हम कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स किस पे लगाया जाएगा, नॉशनल गेन पे लगाया जाएगा। मान लो कि नॉशनल गेन जो है वो 1 लाख है, और हमारा कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% लगता है। तो 10% ऑफ 1 लाख मतलब 10,000 रुपीज जो हमको क्या करना पड़ेगा, एज अ टैक्स देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो न्यूज में क्यों रहा था, अमेंडमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि जो इम्पोजेस सीजीटी ऑन एनी एसेट्स और द शेयर रिसीव्ड अ पार्टनर ऑफ अ कंपनी व्हेन शी रिटायर। अमेंडमेंट ने इम्पोज किया है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हर एसेट और शेयर पे लगेगा जो भी पार्टनर किसी कंपनी का रिसीव कर रहा है रिटायर होने के बाद। मतलब कोई दो दो पार्टनर की कंपनी थी, उसमें से एक रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसको जो भी उसके असेट्स और शेयर्स है उसको दिया जाएगा। तो असेट्स और शेयर के ऊपर क्या लगाया जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। गाइडलाइन ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि वेयर अ पार्टनर रिसीव्स एनी मनी और अदर असेट्स एट एनी टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और एसोसिएशन, द प्रॉफिट और द गेन दैट अराइजेस शैल बी चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन्स। उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी पार्टनर जो भी मनी रिसीव करता है या कोई एसेट रिसीव करता है फर्म और एसोसिएशन के डिसोल्यूशन होने पर, तो उसको जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी गेन होता है वो चार्जेबल है एज अ कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल गेन लगेगा, चाहे वो असेट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो मनी हो, ठीक है, उन सबके ऊपर। फर्दर द टैक्स विल बी लिवाइड ऑन द नॉशनल गेन। नॉशनल गेन मैंने आपको बताया कि जो टैक्स होता है वो किस पे लगेगा, नॉशनल गेन पे लगेगा। मतलब दैट इज द गेन रियलाइज फ्रॉम द डिफरेंस। अब ये जो गेन है वो किससे मतलब किसका डिफरेंस होगा, फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होगा एंड द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ असेट एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग। ये जो है, ये जो डिफरेंस है इसको हम नॉशनल गेन बोलेंगे, और इसी के हम क्या ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब कैपिटल गेन टैक्स इज अ टैक्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो ग्रोथ हुआ है उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और ये कब इनकर्ड होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन जो होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट को बेचेगा, तब उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो होगा वो लेवाया होगा, ठीक है। अब द टैक्स डजंट अप्लाई टू द अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये किस किस के ऊपर नहीं लगेगा, तो पहले तो ये उनके ऊपर नहीं लगेगा, अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो बेचे नहीं गए उनके ऊपर नहीं लगेगा। सो स्टॉक शेयर्स दैट अप्रिशिएट एवरी ईयर विल नॉट इनकर द कैपिटल गेन टैक्स। कोई भी शेयर जो नहीं बेचे गए हैं उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा अंटिल दे आर सोल्ड। जब तक वो शेयर्स को बेचा नहीं जाएगा तब तक उनके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, चाहे वो कितने लॉन्ग टाइम के लिए रखे हो, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ तभी गेन टैक्स लगेगा जब उनको बेचा जाएगा। दूसरा, कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट ओनली अप्लाइज टू द कैपिटल असेट्स। ये जो गेन ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कैपिटल असेट पे लगाया जाएगा, जैसे कि स्टॉक्स हुए, बॉन्ड्स हुए, ज्वेलरी हुई, कॉइन करेक्शंस हुए एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। इन सब के ऊपर ही कैपिटल असेट्स जो है उन्हीं के ऊपर लगाया जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं इट अप्लाइज ओनली टू द ट्रांजेक्शन विच आर कैपिटल इन नेचर। जो कैपिटल आएगी हमारे पास उसी के, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है, मतलब हमने 5 लाख का घर 15 लाख में बेचा, तो 15 लाख हमारे पास एज अ कैपिटल है, उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ये टैक्स लगाएंगे, ठीक है। result in the change of assets or the liabilities. Capital gains are not applicable to an inherited property as there is no sale. Capital gains जो है वो applicable नहीं होगा कोई भी inherited property पे जो सेल नहीं हुई है। मतलब अभी जो inherited मतलब मान लो बेटे से, पापा से बेटे को जो प्रॉपर्टी मिली है उसके ऊपर, उसकी अगर कब तक सेल नहीं हुई उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ओनली सिर्फ क्या होगा, ये तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। हाउएवर, if the person who inherited the asset decide to sell it, the capital gain tax will be applicable. अगर किसी को इनहेरिट करके प्रॉपर्टी मिली है, मतलब वो प्रॉपर्टी उसको मिली है
जैसे पापा ने उसको अपनी प्रॉपर्टी दी है बेटे को, लेकिन बेटा ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को बेच के नया घर लेना है, तो उस केस में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन वो उसी घर में रह रहा है, उसको बेच नहीं रहा है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अब कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो डिवाइड किया जा सकता है इन टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच दे आर हेल्ड। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म, व्हेन एन एसेट इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस, इट इज टर्म्ड एज द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। मतलब 12, 24, 36, 3 साल से कम अगर कोई भी एसेट 3 साल से कम रखा गया और उसको बेच दिया गया, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। The criteria of 36 months have been reduced to 24 months for immovable property such as land, building and household properties. For instance, if you sell the house property after holding it for a period of less than 24 months, any income arising will be treated as the short term capital gain. मतलब कि पहले ये जो 36 मंथ का क्राइटेरिया था उसको डिक्रीज करके 24 मंथ कर दिया गया है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी 24 मंथ कर दिया कि मतलब 24 मंथ मतलब 2 साल के अंदर भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपको और उसके ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन स्टॉक्स, बॉन्ड, ज्वेलरी, कॉइन कलेक्शन, इन सब के ऊपर 24 मंथ का लिमिट नहीं है, इनके ऊपर 36 मंथ का लिमिट है। और 36 मंथ में आप इसको बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मतलब कोई भी एसेट जिसको आपने 36 मंथ से ज्यादा रखा है, उसके बाद उस एसेट को सेल किया है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलाइजेशन लिबाय। देखो नेक्स्ट जो है वो है इक्वलाइजेशन लिबाई। क्या होती है इक्वलाइजेशन लिबाई? मतलब होता है, अभी क्या हुआ है ये न्यूज में, ये लगता है मेनली जो ऑनलाइन डीलिंग कंपनीज होती है उनके ऊपर लगता है, पर ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि फाइनेंशियल बिल 2021 जो है उसने प्रपोज किया है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए इक्वलाइजेशन लिबाई के ऊपर। अब इक्वलाइजेशन लिबाई मतलब इंडिया में 6% ये लगाया जाता है, और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2016 में। ये एप्लीकेबल होता है टू द पेमेंट्स फॉर द डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड बाय द नॉन रेसिडेंट कंपनीज। कोई भी जो पेमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज रिसीव की गई है नॉन रेसिडेंट कंपनी, ऐसी कंपनीज जो इंडिया में जिनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है, सिर्फ वो डिजिटली चल रही है, सिर्फ वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चल रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम इक्वलाइजेशन लिबाई इन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। इफ दीज एक्सीड ₹1 लाख अ ईयर, और इनका जो सर्विस है, पेमेंट है, वो 1 लाख अ ईयर से ज्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर ईयर लगाया जाता है। और कितना ईयर लगाया जाता है? 6% ईयर लगाया जाता है। 2020 और 21 में ये जो लिवाय था वो वाइडेंड किया गया बाय इंक्लूडिंग ई कॉमर्स कंपनी। जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं उनके ऊपर भी ये वाइडेंड किया गया। एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है वो 2% है, प्लस अ सरचार्ज ऑन द अमाउंट रिसीव बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके ऊपर टैक्स रेट जो लगाया जाता है वो 2% प्लस सरचार्ज लगाया जाता है। जो भी अमाउंट इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है। चेंज इन दी फाइनेंशियल बिल इंक्लूड्स। अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इस फाइनेंशियल बिल में? तो देखो, रॉयल्टी एंड फीस फॉर द टेक्निकल सर्विस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ईएल। जो भी रॉयल्टी और फीस होती है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, उसमें ईएल नहीं लगेगा, उसको एक्सक्लूड किया गया है। गुड ओन्स बाय द इंडियन नॉट टू अट्रैक्ट द इक्वलाइजेशन लिबाय। जो भी गुड्स इंडियंस ने ओन किए उनके ऊपर भी नहीं इक्वलाइजेशन लिबाय लगेगा। फिर ईएल जो है अप्लाइज इवन टू द कंपनीज। ईएल जो है वो उन कंपनीज के ऊपर लगेगा जिन जो इवन गुड्स को भी नहीं ओन करते, इवन जो सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराते हैं उनके प्लेटफॉर्म की थ्रू, या कोई ऑनलाइन पेमेंट कराते हैं, तो उनके ऊपर इक्वलाइजेशन लिबाय लगेगा। ठीक है। क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, मोर प्लेयर्स आते हैं। जैसे कि पेमेंट है, पेटीएम है, वो अभी सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसको हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे, फिर गूगल पे आ गया, ऐसे अलग अलग पार्टनर्स आते हैं, इस वजह से इक्वलाइजेशन लिबाय उनके ऊपर लगता है। ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड द ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज विल इंक्लूड ऑनलाइन एक्टिविटीज लाइक एक्सेप्ट। देखो, कोई भी ऑनलाइन सेल हो रही है गुड्स की, या कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई सेल कर रहे हो, परचेज ऑर्डर दे रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो उनके ऊपर भी ईएल लगेगा। ठीक है। अर्लियर इंडिया ने आर्ग्यू अगेंस्ट द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम ऑफ लिबाय बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया ने आर्ग्यू किया था यूएस अगेंस्ट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम
earlier India argued against US trade representatives claim of Libya being discriminatory and restricting the US commerce. इंडिया ने आर्ग्यू किया था कि जो यूएस का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने क्लेम किया था कि आप ये जो लिवाई लगा रहे हो वो डिस्क्रिमिनेटरी है और इसकी वजह से जो यूएस का कॉमर्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया ने इसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसा कर देंगे सारी कंपनीज को अलाउड कर देंगे तो वो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इकोनॉमी में देखी। क्या क्या हमने देखा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने फाइनेंशियल किसके बारे में देखा था, जो हमारा फिस्कल पॉलिसी 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आई थी, मिस्टर एन के सिंह ने दी है 15 और इसका जो टाइटल है वो फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम से। ठीक है, ये पहला ऐसा कमीशन आया जो 6 साल के लिए आया है। क्लियर है इतना, ये 15 फाइनेंस कमीशन है। उसके अलावा इसने कितना 42% से 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन किया है, इसमें से 1% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है, ये हमने देखा था। ग्रांट्स भी दी जाती है स्टेट्स को, टोटल ट्रांसफर, ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने देखा था होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुई है 2012 के कंपैरिजन में। होलसेल प्राइस मतलब जो गुड्स और सर्विस होलसेल लेवल पे गुड्स जो बेचे जाते हैं उन कॉमोडिटीज के ऊपर होलसेल प्राइस इंडेक्स लगाया जाता है। ठीक है, 3 आर्टिकल्स आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर होलसेल प्राइस इंडेक्स लगाया जाता है। बॉन्ड यील्ड्स के बारे में हमने देखा था, बॉन्ड्स क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है, एक बोरोअर होता है, फिक्स्ड अमाउंट का बॉन्ड देता है, उसके अलग अलग मेजर्स होते हैं। बॉन्ड यील्ड्स जो होती है वो बॉन्ड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा नेक्स्ट, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद के वापस बेच रहे हैं उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। फिर इक्वलाइजेशन लिवा है, हमने देखा कि कोई भी ऐसी नॉन रेसिडेंट कंपनी जिसका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इक्वलाइजेशन लिवा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं इकोनॉमी के। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि मैंने विजन IAS PT 365 का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम फरवरी 2021 से पूरा नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक फुल तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके थ्रू आप यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वहां से प्रिपेयर करते हैं। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैप्स के थ्रू, तो आप एक बार जाकर जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।